तो आज के इस वीडियो में देखो हम लोग ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग जो है देखो थोड़ा हम लोग ना बेस्ट वेस्ट जानने में या एवरेज जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं बेकार से बेकार जानने में, है ना? मतलब वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जिसको कि हम लोग एनालिसिस करते हैं ओ से, ठीक है? ऐसे जैसे कि कैसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस डीएसए में करने का जरूरत होता है। क्यों, वाई, व्हाट इज द रिलेशन हियर? तो एक्चुअली देखो जितने भी तुम लोग ऑनलाइन कंपाइलर्स पे जाओगे, ऑनलाइन जज जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लीड कोड वाले, इन सब लोगों ने बोला कि भाई देखो हम लोग ना किसी एक प्रोग्राम को जो रन करने का कॉमन टाइमिंग बनाते हैं, चलो उसको बनाते हैं 1 सेकंड का, ठीक है? 1 सेकंड में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। 1 सेकंड में जो भी प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखोगे तो कोड जीएफजी के, कोड फोर्सेस के, कहीं भी देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स जरूर दिया होता है। तो जब भी हम लोग जंपिंग वाला कुछ काम करते हैं अलग अलग तरीकों से, तो वहां अक्सर लॉग एन लगता है, अक्सर वहां लॉग एन लगता है। अब हमने 100 के लिए कैलकुलेट किया था तो 6.667 ऐसा कुछ आ रहा था हमारे पास, है ना? इसलिए देखो यहाँ पे, इसलिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लॉग एन लगा, समझ रहे हो? यहाँ पे इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लॉग एन लगा। लॉग ये जो गेम चलता है ना, ये हमेशा इस तरह से चलता है कि तुम अंडर रूट एन वाली जगह पे अगर देखो तो उससे पीछे वाले जो है उतने ने तो देख लिया है, उसके बाद वाले जो आएंगे वो उन्हीं से कटने वाले हैं। देखो क्या है, अभी तक तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देखो। जैसे हम लोगों ने अभी पैटर्न वाले बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस किए थे, तो इन पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस का क्या है ना, तुम एक एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करके देख सकते हो कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है। और कैसे मजा आ रहा है ना जीवन में। तो आज के इस वीडियो में देखो हम लोग ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो देखो जब हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसको लिखने के कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, राइट? जैसा कि हम लोगों ने देखा अपने कई सारे एग्जांपल्स में कि हम लोग एक ही काम के लिए अलग अलग कोड भी लिख सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए अगर तुम सोचो तो कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए ना, जिससे कि हम लोग इसको एनालिसिस कर पाए कि कौन सा कोड कितना टाइम लेगा। तो अपना कोड जो है वो उसको उसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, ये काफ़ी सारी चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करेगा। जैसे क्या क्या कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कितना पावरफुल है, यानी कि उसमें कितना मेमोरी है, कितना रैम है उसका, राइट? उसका प्रोसेसर कितना है। देखो हर कंप्यूटर्स जो है ना वो अलग अलग पावर के हो सकते हैं, राइट? हो सकता है तुम्हारे पास एक बहुत सुपर कंप्यूटर हो, स्मार्ट कंप्यूटर हो, मेरे पास एक थोड़ा नॉर्मल कंप्यूटर हो। तो क्या हो सकता है कि अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग टाइम लग सकता है एक चीज को कंप्लीट होने में, राइट? तो इसलिए कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि हम लोग कोड को एनालिसिस कर सकें, कि कोड को देख के बताया जा सके कि कौन सा कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग को ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी चाहिए उसकी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, कि कितना कॉम्प्लेक्स चीज इसमें लिखा हुआ है, जिससे कि इसकी टाइम कितना मैक्सिमम या मिनिमम कुछ अंदाजा हम लोग लगा पाए, राइट? मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एग्जैक्ट उसका टाइम निकाल देंगे कि हाँ भाई ये 10 सेकंड में हो जाएगा, नहीं। पर हम लोग इसके कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं कि हाँ अगर तुम इनपुट में अगर 10,000 साइज का दोगे तो हो सकता है इतना टाइम लगे, ऐसा कुछ, ठीक है? तो अब क्या होता है, इस चीज को मेजर करने के लिए सबसे पहले देखो एकदम सिंपल सा एक रूल होता है यहाँ पे। द रूल इज, हम थोड़ा इसको जूम करते हैं। देखो इसमें एक सिंगल रूल है भाई। ये क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इज अबाउट ग्रोथ, ठीक है? इट इज नॉट अबाउट टाइम। ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि कौन सा इनपुट दिया जाए और कितना आउटपुट आएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, इस तरह की चीजों पे हम लोग बात करेंगे। नॉट एग्जैक्टली टाइम के बारे में बात करेंगे कि हाँ 10 सेकंड 20 सेकंड, ऐसा नहीं, ठीक है? वी इग्नोर कंस्ट्रेंट्स लाइक हार्डवेयर और मूड स्विंग ऑफ कंपाइलर्स, ठीक है? हो सकता है कि एक ही कंप्यूटर में भी, जिसमें कि सेम पावर है और तुम कुछ और ना कर रहे हो, फिर भी एक प्रोग्राम को ही कई बार रन कराने में हो सकता है कभी ज्यादा टाइम लगे, कभी कम टाइम लगे, ठीक है? इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं मूड स्विंग ऑफ कंपाइलर्स। तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि इन चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, इन चीजों को इग्नोर करेंगे। देखो वी इग्नोर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है? एंड फोकस ऑन हाउ रन टाइम स्ट्रेचेस एज इनपुट ग्रोस, ठीक है ना? जब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट इसका कैसा होना चाहिए, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी चाहिए इसकी, इस बात पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो अब देखो पहले एक हम लोग ग्राफ देखते हैं, समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने तरीके की हो सकती है। देखो ये बहुत बड़ा सा हम ग्राफ बना दिए एक्चुअली। हाँ, तो आई गेस हम लोग ये देख पा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये देखो ये है बिग ऑफ वन, दिस वन, ठीक है? ये है बिग ऑफ वन। बिग ऑफ वन, पहले तो ये बिग ओ क्या होता है? देखो वैसे तो ना तीन अलग अलग चीजें होती है, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा, ठीक है? पर ये सब जो है अल्टीमेटली ये कहते हैं कि भाई बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा कुछ। तो हम लोग जो है देखो थोड़ा हम लोग ना बेस्ट वेस्ट जानने में या एवरेज जानने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं बेकार से बेकार जानने में, है ना? मतलब वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जिसको कि हम लोग एनालिसिस करते हैं ओ से, ठीक है? ऐसे, ऐसा कुछ, बिग ओ, इसको बोलते हैं बिग ओ।
ठीक है। इसके अलावा बिग ओमेगा और बिग थीटा होता है जो कि एवरेज का बात करता है, पर बिग ओ जो होता है ये हमेशा बात करता है वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है। तो अब बात यह है कि ये वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या हो सकती है। तो जैसा कि हमने ये बोला कि इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए, ये बात है ना। मतलब अगर मान लो कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख दें जिसमें कि एक 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का जरूरत नहीं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कुछ एक कंस्ट्रेंट सा काम कर रहा है, मतलब 10 बार कोई चीज को प्रिंट कर रहा है और खत्म हो जा रहा है, ये कंस्ट्रेंट काम हुआ, ये किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता। जितना टाइम है, अगर मतलब 10 स्टेटमेंट रन करना है तो 10 स्टेटमेंट रन होते ही वो काम हो जाएगा उसका, ऐसा, राइट। तो अब उस बेसिस पे हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं इस पे। तो किस पे डिपेंड करेगा ये हमेशा डिपेंड करेगा इसके इनपुट पे। ठीक है। इनपुट मतलब कि जो भी उसका इनपुट का साइज होगा, अक्सर ये इनपुट का साइज n होता है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें जैसे कि क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस डीएसए में करने का जरूरत होता है, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रिलेशन हियर। तो एक्चुअली देखो, जितने भी तुम लोग ऑनलाइन कंपाइलर्स पे जाओगे, ऑनलाइन जज जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल लीड कोड हो या फिर कोड फोर्सेस हो, ठीक है, लीड कोड हुआ, कोड फोर्सेस हुआ, अगर तुम इसके आगे और जाओगे तो स्पॉज, या फिर एक बहुत बढ़िया यूसेको। ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होता है ना, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग ऑनलाइन वाले, इन सब लोगों ने बोला कि भाई देखो, हम लोग ना किसी एक प्रोग्राम को जो रन करने का कॉमन टाइमिंग बनाते हैं, चलो उसको बनाते हैं 1 सेकेंड का। ठीक है, 1 सेकेंड में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए, 1 सेकेंड में जो भी प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब 1 सेकेंड में काम कराने के लिए उन लोगों ने एक चीज का एनालिसिस करके निकाला कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितना भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम टोटल लग रहा है, वो कभी भी वो नंबर जो है ना, वो 10⁹ नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमेशा ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये लेस देन होना चाहिए 10⁸ जैसा कुछ होगा तो चलेगा, दिस इज करेक्ट। ठीक है, 10⁹ से छोटा होना चाहिए हमेशा, 10⁹ इज नॉट गुड। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमेशा अब तुम इस बेसिस पे सोचोगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग को जो इनपुट दिया होगा वो तो कुछ n दिया होगा, ऐसा n दिया होगा, राइट। तो उस n के बेसिस पे हम लोग को हमेशा समझना होगा कि कौन सा वाला ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो लगाएं जिससे कि हम लोग का काम हो जाए, कौन सा एल्गोरिदम इसमें पास हो सकता है। इसलिए इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना जरूरी होता है। देखो, जैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमेशा उसमें तुम एक देखोगे ना, उसमें एक कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या बताता है हमको? कंस्ट्रेंट इसी इनपुट के बारे में बताता है कि भाई ये जो होगा 1 से लेके n जो है 1 से लेके लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 10⁵ तक हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10⁵, ऐसा कुछ बताएगा। या फिर वो बताएगा कि हो सकता है 0 से लेके n जो है तुम्हारा 0 से लेस देन इक्वल्स टू वो 100 तक होगा, ऐसा कुछ बताएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 100, ऐसा। तो ये जो दिया होता है ना, ये कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं हमको। किसी भी तुम क्वेश्चन में देखोगे, लीड कोड, जीएफजी के, कोड फोर्सेस के, कहीं भी देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स जरूर दिया होता है। इन कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग को क्या काम करना है। ठीक है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना चाहिए या कितने कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिदम हम लोग लगा दें, कितने कॉम्प्लेक्सिटी का कोड लिख दें ताकि ये पास कर जाए। अब जैसे इस चीज को समझते हैं तो सबसे पहले देखो, आओ इस ग्राफ को देखते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें, देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, जैसा हमने बात करा, ये बिग ऑफ 1 है, बिग ऑफ 1 इज द बेस्ट वन। ठीक है, क्यों बेस्ट है? क्योंकि हम लोग को देखो कितना कम टाइम लग रहा है। ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ये जो इधर की ओर जा रहा है ना, ये जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा टाइम हो रहा है अपने को। ठीक है, तो बिग ऑफ 1 होने की वजह से क्या है ना कि ये कंस्ट्रेंट टाइम में पास होगा। 1 मतलब ये नहीं कि वो 1 सेकंड में या 1 मिली सेकंड में हो जाएगा। 1 मतलब कि ये एक फिक्स टाइम में हो जाएगा, मतलब इतना सा काम है, इतना ही सा वो फटाफट करके निकल जा रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो आता है, जो उसके बाद सेकंड स्मॉलर वन जो है वो आता है log n अपना, ये वाला।
ठीक है। लॉग एन क्या होता है, जैसे जब भी हम लोग जंपिंग वाला काम करते हैं, तुम्हें याद है हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट्स भी कुछ कुछ पढ़ रहे थे, तो जब भी हम लोग जंपिंग वाला कुछ काम करते हैं अलग अलग तरीकों से, तो वहां अक्सर लॉग एन लगता है, अक्सर वहां लॉग एन लगता है। अभी हम लोग देखेंगे कि लॉग एन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है रूट एन। देखो ये बहुत कम केसेस में देखा जाता है, मैथ्स के प्रोग्राम बनाने में ज्यादा अंडर रूट यूज होता है, अंडर रूट एन वाला, पर ये एल्गोरिदम पे डिपेंड नहीं करता है, अक्सर ये डिपेंड करता है मैथ्स के बेसिस पे, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो रियली गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो ये आता है बिग ऑफ एन का। बिग ऑफ एन मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी तुम इनपुट दिए हो, देखो एन है हमारा, ये सब देखो क्या हो रहा था, ये लॉग एन है, ये अंडर रूट एन है। अगर तुम इनके बारे में बात करो थोड़ा सा, एन अगर मेरा मान लो 100 दिया हुआ है, छोटा ही नंबर लेते हैं, तो इसका लॉग एन जो बनेगा ना, लॉग एन, यहां पे देखो ये लॉग जो होता है ना, ये बेस 2 होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 0 1 पे हम लोग बात करते हैं, लॉग बेस 2 होता है। तो जब तुम यहां पे अगर लॉग 10 बेस 2 और यहां पे जो है 2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 10 टू द पावर 2 है 100। तो अब देखो लॉग 10 बेस 2 ना हमको लगता है एक छोटा नंबर होगा, log 2 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये 5 इंटू 2 हो रहा है, तो 2 बेस 2 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू log 5 बेस 2। लेट्स चेक दिस, log 5 बेस 2, दिस इज 7/3, ठीक है, 2 इंटू 7/3, तो यानी कि समथिंग अबाउट मान के चलो कि 2 प्लस 4 और 6 तो 4 2 6, 6.66 ऐसा कुछ आ रहा है, देखो ये, है ना, ऐसा ही सिमिलर टू समथिंग आएगा, मतलब हम लोग 6.6667 लिख देते हैं, चलो अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है। ये देखो, ये जो हमने n इज इक्वल्स टू 100 लेके जब log n की वैल्यू निकाली, तो देख रहे हो तुम कि ये कितना बहुत कम है भाई, ये बहुत कम हुआ, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर तुम सोचो कि n की वैल्यू अगर हम लोग लेके आते हैं 10 टू द पावर 5 ऑफ समथिंग, है ना, तो फिर ये इसी तरह होता कि 5 इंटू log 10 बेस 2, है ना, देख रहे हो, अभी हमने log 10 बेस 2 का यही वैल्यू निकाला है भाई, log 10 बेस 2 का इसी में 3.3333 ऐसा करके जो भी, तो तुम देख रहे हो 5 तियां 15, ये भी बहुत कम हुआ, 15 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा कुछ बनेगा ये, तो ये बहुत कम हो रहा है, देख रहे हो, log n हमेशा ना एक बहुत बहुत स्मॉलर वैल्यू, हमेशा एक बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसीलिए देखो हमने इस ग्राफ जो है अपना, हाँ देखो ये जो ग्राफ है अपना, इसमें क्या हो रहा है, हमने log n देखा कि n जो है कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए, n एक बहुत बड़ा नंबर भी हो जाएगा, n बहुत बड़ा नंबर भी हो जाएगा, तो भी इसका log n जो है देखो ये बहुत बहुत हल्का सा एकदम का वो होने दे रहा है इसको, इसीलिए तो ये जो है ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जो है अंडर रूट एन, तो हमने बात करा कि ये मैथ्स की तरह काम करता है ना, क्यों? क्योंकि अब जैसे कई सारे केसेस होंगे, अभी हम लोग देखेंगे जिनको भी, तो जैसे क्या हो रहा है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो कि 49 है, तो जो काम 49 टाइम में होता है वो काम होता है अंडर रूट एन में, मतलब 7 बार में। इसी तरह तुम बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो जब एन आता है, एन क्या है अपना कि एन उसके लिए जितना मतलब तुम इनपुट दिए हो उतना ही आउटपुट में भी उतना ही उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है, मतलब अगर तुम्हारा इनपुट 10 है तो 10 बार में हो जाएगा, तुम्हारा इनपुट अगर 10 के पावर 5 है तो 10 की पावर 5 में हो जाएगा, है ना, तो इस तरह से, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है कि इतने को हम लोग इतने को बहुत अच्छे के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब अगर तुम इनपुट ही बहुत खराब दिए हो तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो इसलिए इतने को हम लोग ठीक ठाक के उसमें रख सकते हैं कि जब n दिया हो अपने को इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज तक, बहुत अच्छा है। अब देखो क्या होता है ना, ये n log n, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। n log n ना बहुत अच्छा बहुत सारा बड़ा बड़ा एल्गोरिदम जो काम करता है वो n log n में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम सुने होगे मर्ज सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है, ठीक है, हीप सॉर्ट होता है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग n log n से सॉल्व करते हैं। इसका देखो जो मेजरली होता है ना,
जब कभी भी तुमको ऐसा किसी क्वेश्चन में दिखे कि भाई ये 10 टू द पावर 5 समथिंग का बोल रहा है, इसमें अक्सर 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसा ही कुछ होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तुमको n log n लगाना पड़ेगा, एकदम पक्की बात है, एकदम n log n लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इतने जो हमने लिखे, जो अभी ये वाले को भी हमने देखा, इन सबको अगर तुम सोचो तो दीज आर द बेस्ट वन, जिनसे कि अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। इतने जो हैं दीज आर वेरी गुड एंड वेरी एक्सेप्टेबल। हम लोग को हमेशा ऐसे ही चीजों में गेम खेलना रहता है, हमेशा हमेशा। ठीक है, पर अब जैसे देखो और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम इतने में नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के एल्गोरिदम्स को देखना होगा। जैसे n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखेंगे, n क्यूब देखेंगे, 2 टू द पावर n देखेंगे और n फैक्टोरियल्स देखेंगे। ठीक है, इतने सारे हम लोग अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अभी चलो देखते हैं फटाक से। देखो यहाँ पे ना हम कुछ कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे कि हम लोग कैसे देखेंगे इसको। तो सबसे पहला जो हम लिए हैं देखो log n का लिए। चलो अच्छा, सबसे पहले ना बिग ऑफ 1 के लिए भी कुछ कुछ देख लेते हैं। ठीक है, void print cout hi, ठीक है, ऐसा कुछ हमने देखो लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रिंट नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी है, तो इसका मतलब कि ये बिग ऑफ 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब अगर हम इसको इस तरह से फिर से यहाँ पे लिख दें कि सी आउट दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ लिख दें तो क्या होगा, अब ये बात अगर हम कहें कि बिग ऑफ 1 यहां पे भी हो गया, तो क्या ये मतलब हो गया कि इस फंक्शन का पूरा पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2 हो गया है? क्या ऐसा हो गया? तो हाँ, सही बात है, एक तरह से तुम कह सकते हो कि ये हो गया, पर प्रॉब्लम ये है कि ये बिग ऑफ 2 भी जो है, 2 इज अ कंस्टेंट, 2 इज अ फिक्स नंबर है ना, इसलिए हम इसको बिग ऑफ 1 ही बोलते हैं। अगर यहाँ पे तुम 2 के बजाय 200 लिख दो या 2000 लिख दो तो भी ये बिग ऑफ 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स नंबर हो गया। अगर यहीं पे तुम ऐसा लिखे होते कि ये इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता तो ये मेरे लिए सोचने का बात बनता, पर ये एक फिक्स है कि ये 2000 हो गया। इसका मतलब क्या कि अगर हम ऐसा एक एल्गोरिथम लिख दें कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2000, i प्लस प्लस, ठीक है, जिसके अंदर में लिख दें हम लोग सी आउट हाई, बस इतना सा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये अभी भी बिग ऑफ 1 है। देखो ये जो है ना, ये अभी भी बिग ऑफ 1 है। क्यों? क्योंकि ये 0 से लेके 2000 ये एक फिक्स नंबर तक चल रहा है, ये पूरे टाइम तक नहीं चलता रहेगा भाई, ये 2000 फिक्स नंबर तक ही चल रहा है बस, इसलिए ये बिग ऑफ 1 कहला रहा है। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। तो अब चलो देखते हैं log n के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग एक फंक्शन बनाए जिसके अंदर एक n पैरामीटर इनपुट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं इससे कि देखो जब तक मेरा n इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तब तक क्या करना है, मान लो हो सकता है, चलो हम लोग ना फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है n इज इक्वल्स टू 100 लेके आए हैं। ठीक है, 100 क्या 100 ग्रेटर देन 1 है, तो हाँ अब क्या करो, n को डिवाइड बाई 2 कर दो। अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है भाई, इसको ना डिवाइड इक्वल टू 2 करेंगे हम लोग, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 50। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये चेक करेगा क्या 50 इज ग्रेटर देन 1 है, तो नहीं, हाँ 50 ग्रेटर देन 1 तो है भाई, तो इसलिए फिर से डिवाइड इक्वल टू 2 कर लो, तो अब ये क्या बनेगा 25 बनेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब देखो ये फिर देख रहा है क्या ये अभी भी 1 से बड़ा है, हाँ, तो इसको फिर से डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो अब ये देखो 12 बनेगा, क्योंकि 12.5 नहीं एग्जिस्ट करेगा इंटीजर में, इसलिए 12 बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, फिर 6 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 1 बनेगा, है ना, अभी भी 1 से बड़ा है, नहीं अब बड़ा नहीं है 1 से, तो अब ये रुक जाएगा, है ना। तुम देखो ये क्या हुआ, ये 100 था और 100 कितने बार में खत्म हो गया, 100 था पहले से, ठीक है, 1 जब वो 50 बना, 2 जब वो 25 बना, फिर 12 बना, 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। देखो है ना, हमने 100 के लिए एग्जैक्टली कैलकुलेट किया था, आई गेस 6 ही आया था, वो कहाँ गया, हाँ देखो हमने 100 के लिए कैलकुलेट किया था तो 6.667 ऐसा कुछ आ रहा था हमारे पास, है ना। इसलिए देखो यहाँ पे, इसलिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे log n लगा, समझ रहे हो, यहाँ पे इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये log n लगा। log हमेशा ना ऐसे ही जगहों पे आता है, हम लोग को कहीं पे सिंपली log दिखता नहीं है, पर जब भी कभी तुमको ऐसा दिखे कि ये डिवाइड इक्वल टू या मल्टीप्लाई इक्वल टू टाइप का कुछ यूज हो रहा है इसमें, मतलब ये वाला डिवाइड इक्वल टू हो रहा है या मल्टीप्लाई इक्वल टू हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ना, अक्सर अक्सर देखो हम लोग बाइनरी सर्च के लिए
या अलग अलग केसेस के लिए 2 से ही गुणा या भाग करते हैं इस तरह के केसेस में, तो ये हमेशा log n से काम कर रहा है, हमेशा ये log n से काम कर रहा है। ये बात बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत है, ये क्यों log n हुआ, ठीक है। बस ऐसा ही है, इतना ही सा बात है। अब जैसे अब देखो हम लोग n इज इक्वल्स टू 100 लेके आए थे तो हमने चेक कर लिया। अब इसी तरह तुम चाहो तो 1000, 200, 500 ऐसा ऐसा अलग नंबर ले आकर के चेक करोगे ना, तो ये log n के आसपास बिल्कुल भटक रहा होगा, बिल्कुल आसपास log n के भटक रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इन तरह के कैलकुलेशंस को हम लोग log n बोलते हैं। अब देखो अब यहाँ पे आ रहा है प्राइम नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर सिर्फ अपने आप से और 1 से डिविजिबल होता है उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई गेस हम लोग प्राइम नंबर का क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो एक काम करते हैं ना कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, हम लोग 2 को लिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि अगर 2 से कट गया तो फिर जैसे देखो हम लोग अगर इसको 1 से स्टार्ट कर दिए होते तो यहाँ पे देखो रिटर्न फॉल्स किया हुआ है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से तो कट गया होता, पक्का है कट गया होता। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, चलो n इज इक्वल्स टू हम लोग जो है उसको 49 लेके आते हैं अभी, ठीक है। 49 के लिए क्या होगा, देखो हम लोग i इज इक्वल्स टू 2 से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं n mod i इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये अगर किसी भी i से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। यही होता है प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर अगर जो है कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब वो खुद से और 1 से उन्हीं 2 से कटे और किसी से ना कटे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं भाई 2 से लेके कहीं तक का हम लूप चला रहे हैं, जहां पे हम लोग n mod i ऐसा करने पे कहीं कोई मिल जा रहा है तो हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लेकिन हम लोग लिखे हुए i इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू n, इसका क्या मतलब हो रहा है। जैसे देखो अगर तुम कोई अच्छा नंबर लेके आते, चलो 48 लेके आते हैं, तो 48 के लिए अगर तुम सोचो तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से भी कटता है, फिर एक तो यहाँ पे चलो 48 लिख देते हैं, ठीक है। एक अब यहाँ पे 24 लिख देते हैं, अब यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है। 12 चौके 48, ठीक है। और फिर 6 और 8 होता है, 6 और 8, है ना, इस तरह से 6 8 48। हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 है और ये 48, ठीक है। फिर 2 है तो ये 24 है, 24 इंटू 2 जो है 48 बनता है। फिर क्या है, 4 है और 12 है ना, ऐसा कुछ। तो इसीलिए देखो, इसीलिए क्या हो रहा है ना, हम लोग इसको अंडर रूट तक के टाइम के लिए चला रहे हैं। जैसे अगर तुम फॉर एग्जांपल इसी के लिए अब 49 को देखो तो 1 7 और फिर एक 49 ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो कि 1 इंटू 49 करने पे 49 आएगा और 7 इंटू 7 करने पे 49 आएगा, राइट। तो ये जो गेम चलता है ना, ये हमेशा इस तरह से चलता है कि तुम अंडर रूट n वाली जगह पे अगर देखो तो उससे पीछे वाले जो हैं उतने ने तो देख लिया है, उसके बाद वाले जो आएंगे वो उन्हीं से कटने वाले हैं, है ना। 48 के लिए अगर तुम उसको सोचो तो ये 7.7 समथिंग कुछ या 6.9 समथिंग कुछ आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 7 का 49 बनता है, तो 48 का अंडर रूट 6.9 समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ कहीं पे होगा, जहां पे देखो हम अभी ब्लू बनाए हुए हैं, आई गेस ये दिख रहा है तुमको, है ना। इससे क्या हो रहा है देखो कि इससे पहले वाले जो लोग हैं उसी लोगों में से किसी से इनके बाद वाला का एक एक का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 48 बन जा रहा है। जैसे 6 इंटू 8 कर रहे हैं तो 48 बन रहा है, 4 इंटू 12 कर रहे हैं तो 48 बन रहा है, 24 इंटू 2 कर रहे हैं तो 48 बन रहा है, 48 इंटू 1 कर रहे हैं तो 48 बन रहा है, राइट। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ आधा तक का चले जाएंगे तो हमको कहीं ना कहीं इसके आधे वाले तो कवर हो ही जाएंगे। तो इसलिए देखो हम आई इंटू आई करके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये n जो है आई इंटू आई हो गया, तो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट n बन गया। इस तरह से कर सोचो अगर तो, है ना, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट n बन गया। इसलिए फॉर लूप कितनी बार चला, अंडर रूट n बार चला इसमें, है ना। इस तरह से ये अंडर रूट n का एग्जांपल बनता है, ठीक है। उसी तरह से देखो ये एक एग्जांपल है काउंट डिवाइजर, यही जो हमने अभी अभी किया है अभी। अब देखो अब ये क्या है, एक लीनियर सर्च है। यहाँ पे लीनियर सर्च में क्या हो रहा है, देखो हम लोग को एक वेक्टर मिला हुआ है जो कि एक इंटीजर एरे की तरह है और एक टारगेट मिला हुआ है कुछ, तो ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इसमें सर्च करना है इस टारगेट तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेके उसके साइज तक के लिए चल जाओ, मतलब n साइज का एरे है, हम उस n साइज तक एक एक करके इटरेट कर रहे हैं और चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट टारगेट एलिमेंट है, अगर है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो रिटर्न -1 कर दो, है ना। देखो हमने सिंपल लीनियर सर्च बोलते हैं इसको, एक एक करके सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें बिग ऑफ n का टाइम लग रहा है अपने को, ठीक है। उसी तरह से देखो अगर सम ऑफ एरे करोगे तो क्या हो रहा है भाई, हम लोगों ने एक लूप चलाया है, देखो उसी वेक्टर जो आ रहा है अपना, इसी वेक्टर के लिए एक लूप चलाया है।
ये जो लूप चला रहे हैं ये हम लोग बात किए थे अभी ऑलरेडी, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि एक एक करके, जैसे क्यों, क्योंकि ये एक तरह से समझ लो, हो सकता है इसमें 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, तो वो एक एक करके ये एलिमेंट जो है इंटीजर x में आते जाएंगे और हम लोग सम प्लस इक्वल्स टू x करते जा रहे हैं और ये रिटर्न सम हो जाएगा। तो इस तरह से देखो इसमें भी कितना टाइम लग रहा है, बिग ऑफ एन टाइम लग रहा है। उस तरह से देखो हमने काउंट फ्रीक्वेंसी के लिए बना रखा है, एक 0 से शुरू कर दिया, इनिशिएट कर दिया और एक एक करके इसको लूप चला रहे हैं और ये जो निकल के आ रहा है, अगर यही जो है मेरे उस वैल्यू को है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको काउंट करनी है, देखो, है ना, तो हम लोग एक एक करके इसका काउंट इंक्रीज करते जा रहे हैं और फिर वो रिटर्न कर दे रहे हैं काउंट को, राइट। अब देखो अब आता है n स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग ओके ये एक पैटर्न प्रिंट करने का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, n आ रहा है, हमको n साइज का कुछ तो पैटर्न बनाना है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0 से लेके n तक का एक लूप चल रहा है, देखो 0 से लेके n तक का चल रहा है और एक एक करके बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये बिग ऑफ n यहाँ पे हो गया, बिग ऑफ n हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लेकिन क्या हो रहा है, इस एक लूप के अंदर एक बार में कितना काम हो जा रहा है, एक बार में ये 0 से j को स्टार्ट कर रहा है, n तक जा रहा है, j प्लस प्लस एक एक करते हुए, यानी कि इसमें भी ये बिग ऑफ n का काम कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, i के जो ये वाला n है, सॉरी जो फर्स्ट वाला लूप है, i वाला लूप है, इसमें क्या हो रहा है, इसके एक इटरेशन में जब i इज इक्वल्स टू 0 है तब जो है j 0 से लेके n तक चल रहा है, फिर जब i कुछ और हो रहा है तो j फिर से इतना चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये टोटल n इंटू n बार काम कर रहे हैं ये लोग, है ना। i के एक इटरेशन के लिए j पूरा n बार चला, i के दूसरे इटरेशन के लिए j पूरा n बार चला, तो इस तरह से 3 4 5 n बार पूरा i चला, तो n इंटू n बन गया ये टोटल, है ना। अब इसमें इफ एल्स में जो भी हो रहा हो ये सब तो क्या है, देखो कि ये तो बिग ऑफ 1 का स्टेटमेंट हुआ एक, और ये भी जो है बिग ऑफ 1 का स्टेटमेंट हुआ एक। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये वाला n जो है ये इसको पूरे को n बार चला रहा है और ये वाला इसको n स्क्वायर बना दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका पूरा पूरा n स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो बबल सॉर्ट एक चीज होता है, हम लोग सॉर्टिंग जब पढ़ेंगे तो उसको बबल सॉर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, पर बबल सॉर्ट भी ऐसे ही n स्क्वायर में काम करता है वो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 0 से लेके n तक चल गए i प्लस प्लस करते हुए, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस i, j प्लस प्लस, इस तरह से हमने कुछ स्वैप कर दिया, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिग ऑफ n का लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम इस इक्वेशन को थोड़ा सा भी सॉल्व करने का सोचो तो j माइनस आई करने पे कुछ कुछ ऐसा देखो, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं j प्लस आई प्लस 1, j प्लस आई प्लस 1, है ना। तो इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है देखो कि जो n है मेरा वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए इस j प्लस i प्लस 1 से, इस नंबर से हमेशा बड़ा होना चाहिए n, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी जो लूप चलेगा n तक पूरा तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें से i घट रहा है n में से, है ना। मतलब i जितना होगा उस पर डिपेंड कर रहा होगा ये चीज कि कितना चलेगा, बट अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट टाइम तो चलेगा, इसलिए हम लोग इसको भी बिग ऑफ n ही बोल रहे हैं, है ना। हो सकता है n माइनस 100 चले, हो सकता है n माइनस 200 चले, हो सकता है n माइनस 2000 भी चले, है ना, वो उसके कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, बट n अभी भी कंस्ट्रेंट है, इसलिए इसको पूरा पूरा बिग ऑफ n बोल रहे हैं हम लोग, है ना। इसलिए इसको क्या हो रहा है, आप देखो इस एक काम का मतलब है कि बिग ऑफ n हुआ और ये n बार टोटल चल रहा है, इसलिए ये टोटल n स्क्वायर बार चल रहा है, ठीक है। ये बिग ऑफ n स्क्वायर का बबल सॉर्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो आई गेस इतनी सारी चीजें तुमको समझ में आई होगी। अब देखो क्या है ना, अभी तक तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देखो। जैसे हम लोगों ने अभी पैटर्न वाले बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस किए थे, तो इन पैटर्न्स वाले क्वेश्चंस का क्या है ना, तुम एक एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करके देख सकते हो कि ये क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हमने देखो बहुत सारे किए हुए हैं, पैटर्न 3 है, ठीक है, पैटर्न 4 है, इन सब में अब देखो, हाँ जैसे इस वाले में, इसमें सोचो कितना होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, ये एक लूप चल रहा है n का, फिर ये एक लूप चल रहा है n माइनस आई का, और फिर ये एक चल रहा है i का, है ना। तो बताओ इसका कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। देखो अब ना, अगर हम लोग इसके डिटेल्स को नहीं भी समझ पा रहे हैं तो भी हम ये काम कह सकते हैं कि ये वाला जो लूप है ये बिग ऑफ n बार चल रहा है ना, और ये वाला भी जो लूप है ये बिग ऑफ n बार चल रहा है, और ये वाला भी जो लूप है ये भी बिग ऑफ n बार चल रहा है ना। यस। तो अब लेकिन पूरा कितनी बार चल रहा है, तो देखो जैसे क्या हो रहा है, इस वाले n के लिए, इस वाले के एक स्टेटमेंट के लिए एक बार ये n बार चल रहा है, एक बार ये n बार चल रहा है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, तो इसका मतलब इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि बिग ऑफ n प्लस
बिग ऑफ एन, और इसके ये कितने बार हो रहा है, ये टोटल हो रहा है एन के लिए, है ना। ऐसा कुछ हम लोग लिखना चाह रहे हैं कि n इंटू, क्यों, क्योंकि बाहर वाला जो लूप है वो n के लिए चल रहा है, ये वाले भी जो है ये n के लिए और n के लिए चल रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा कुछ ये हो गया कि n टू n, है ना, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 इंटू एन स्क्वायर, n की पावर 2, यानी कि बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। आई होप दिस मेक सेंस, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब अगर ऐसे भी तुम सोचो तो ये जो 2n हम लोग लिख दिए ना, ये 2n बार चल नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ n माइनस आई हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ i हो रहा है। इसका मतलब अगर तुम इन दोनों को जोड़ दो तो ये पूरा पूरा n बन रहा है, देख रहे हो ना, n बन रहा है, एग्जैक्ट n बन रहा है। तो लेकिन हमेशा एनालिसिस के लिए हम लोग इस तरीके का रूल लगा सकते हैं हमेशा, ठीक है।